नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं मैक्स वेबर, उनके योगदान के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। इनकी रचनाओं में बहुत सारी अवधारणाओं का इन्होंने उल्लेख किया है। उनमें से एक महत्वपूर्ण अवधारणा है सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। मैक्स वेबर सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की केंद्रीय विषय वस्तु मानते हैं। उनके अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का अर्थपूर्ण बोध करने का प्रयत्न करता है। वेबर सामाजिक क्रिया को ऐसी स्थिति मानते हैं जो दूसरे व्यक्तियों के भूतकाल, वर्तमान और भावी व्यवहार को उससे वर्तमान व्यवहार, भूतकाल और भावी व्यवहार प्रभावित हो जाता है या हो सकती है। वेबर ने 4 प्रकार की क्रियाओं का उल्लेख किया है: तार्किक क्रिया, मूल्यांकन क्रिया, प्रभावात्मक क्रिया और परंपरागत क्रिया। हम संक्षेप में ही चर्चा करेंगे चूंकि योगदान की हम जब बात कर रहे हैं। तार्किक क्रिया, जिसका चयन सचेत और योजनाबद्ध रूप से लक्ष्य तथा साधनों को ध्यान में रखकर किया जाता है। दूसरी है मूल्यांकन क्रिया। इन क्रियाओं के पीछे तर्क नहीं वरन धर्म, नैतिकता, कलात्मक या आदर्शात्मक आधार होता है। तीसरा है प्रभावात्मक क्रिया, जो संवेगों और भावनाओं दशाओं से प्रभावित होकर की जाती है। एक होती है परंपरागत क्रिया, जिसका संबंध किससे होता है? परंपराओं से होता है। इनकी एक महत्वपूर्ण अवधारणा है नौकरशाही। मैक्स वेबर ने नौकरशाही का आदर्श प्रारूप प्रस्तुत किया है। इन्होंने नौकरशाही की विशेषताओं, उत्पत्ति एवं कार्य पर सुव्यवस्थित विचार व्यक्त किए। आपने आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में नौकरशाही की महत्वपूर्ण व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया। नौकरशाही प्रशासन का एक ऐसा तरीका है जिनमें कार्यों का स्पष्ट रूप से विभेदीकरण पाया जाता है। यह तार्किक और विवेकशील नियमों पर आधारित होती है। इसमें लिखित नियम होते हैं तथा अधिकार, सत्ता और दायित्वों का संस्तरणात्मक विभाजन होता है। यानी जो अधिकार हैं, सत्ता है और दायित्व हैं, उनका संस्तरणात्मक विभाजन पाया जाता है। नौकरशाही में विभिन्न व्यक्तियों के कार्यों में समन्वय स्थापित किया जाता है। जो विभिन्न व्यक्ति होते हैं उनके कार्यों में समन्वय स्थापित किया जाता है। एक महत्वपूर्ण अवधारणा है मैक्स वेबर की आदर्श प्रारूप। आदर्श प्रारूप भी एक बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। वेबर ने पद्धति शास्त्र, जो इनका मेथोडोलॉजी था, उसका एक प्रमुख अंग है आदर्श प्रारूप। आपने सामाजिक वास्तविकता को समझने के लिए इस अवधारणा का प्रयोग किया। आदर्श प्रारूप शोधकर्ता के अध्ययन का एक अंग है, जिसका प्रयोग वह घटनाओं की समानताओं और असमानताओं को ज्ञात करने अर्थात सूचना प्राप्त करने के लिए करता है। आदर्श प्रारूप
का अर्थ नैतिक रूप में आदर्शों की बात नहीं है। हम ये सोच लें कि आदर्श का नैतिक रूप में आदर्शों की बात नहीं है, वरन वास्तविक सामाजिक जीवन में पाए जाने वाले तथ्यों में से पैमाने या मानक के रूप में विचार पूर्वक कुछ तथ्यों के चयन से है। वास्तविक जीवन में यानी वास्तविक जीवन से किन तथ्यों को आदर्श प्रारूप के रूप में चुना जाएगा, यह स्वयं अध्ययनकर्ता पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए हम संयुक्त परिवार का अध्ययन करना चाहते हैं, यानी संयुक्त परिवार का अध्ययन करना चाहते हैं, तो हमें पहले यह तय करना होगा कि किस प्रकार की विशेषताओं वाले को हम संयुक्त परिवार कहेंगे। यानी हमें क्या तय करना होगा कि किस तरह की विशेषताएं हैं उनको हम संयुक्त परिवार की श्रेणी में रखें। यही हमारा संयुक्त परिवार का आदर्श प्रारूप है। अब है सत्ता की अवधारणा। यह अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है। मैक्स वेबर ने सत्ता के संदर्भ में अपने बहुत महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए हैं। आप वैध शक्ति को सत्ता कहते हैं, यानी जो वैध शक्ति है उसे सत्ता के रूप में आपने कहा है। और आपने सत्ता के 3 प्रकार बताए हैं। पहला है वैधानिक सत्ता, दूसरा है परंपरागत सत्ता और तीसरा है चमत्कारिक सत्ता। वैधानिक सत्ता का संबंध इस प्रकार की संस्था के किसी पद से जुड़ा होता है, अतः जो भी व्यक्ति उस पद को धारण करेगा उसे उस पद से संबंधित सत्ता प्राप्त होगी। एक है परंपरागत सत्ता। इस प्रकार की सत्ता परंपराओं के कारण प्राप्त होती है, जो प्राचीन काल से चली आ रही है। तीसरी है चमत्कारिक सत्ता। इस प्रकार की सत्ता उन लोगों के पास होती है जिनमें कुछ चमत्कारिक गुण होते हैं। इस प्रकार से वेबर ने शक्ति, प्रभाव और सत्ता को समझने का विशेष प्रयास किया है। एक अवधारणा है सामाजिक वर्ग और परिस्थिति। मैक्स वेबर ने सामाजिक वर्ग की व्याख्या सामाजिक एवं आर्थिक आधार पर की है। वे वर्ग को सामाजिक व्यवस्था का अंग मानते हैं। मैक्स वेबर मानते हैं कि वर्ग एक विशिष्ट परिस्थिति भी उत्पन्न करते हैं जिनमें वे वर्ग निवास करते हैं। वेबर कहते हैं कि जिन लोगों के पास ना तो अपनी कोई संपत्ति होती और जिन्हें वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करने के कोई अवसर प्राप्त नहीं होते, जैसे गुलाम, उन्हें वर्ग नहीं मानकर एक परिस्थिति समूह कहना चाहिए। नेक्स्ट है पद्धति शास्त्र। समाजशास्त्रीय अध्ययन में वेबर का पद्धति शास्त्र एक महत्वपूर्ण देन है। वेबर ने प्राकृतिक विज्ञानों एवं समाजशास्त्र में प्राकृतिक सामाजिक घटनाओं के आधार पर भेद किया है। प्राकृतिक घटनाएं ना तो अर्थपूर्ण होती हैं और ना उनका कोई उद्देश्य होता है, जबकि सामाजिक क्रियाएं अर्थपूर्ण एवं उद्देश्यपूर्ण होती हैं। वेबर
समाजशास्त्र में सामाजिक क्रियाओं के अर्थपूर्ण अध्ययन को सम्मिलित करते हैं। वे सामाजिक घटनाओं को समझाने के लिए कार्य कारण संबंधों के आधार पर उनकी व्याख्या करने पर जोर देते हैं। वे तुलनात्मक अध्ययन पर भी बल देते हैं। सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए वे आदर्श प्रारूप के निर्माण को आवश्यक मानते हैं। वेबर सामाजिक घटनाओं के वस्तुनिष्ठ अध्ययन पर बल देते हैं। उनका कहना है समाजशास्त्र क्या है का अध्ययन होना चाहिए, ना कि क्या है का अध्ययन होना चाहिए। समाजशास्त्र में क्या होना चाहिए, क्या है का अध्ययन होना चाहिए, ना कि क्या होना चाहिए। और अगला है धर्म का समाजशास्त्र। मैक्स वेबर की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन धर्म का समाजशास्त्र है। उन्होंने विश्व के 6 महान धर्म ईसाई, चीनी, हिंदू, इस्लाम, यहूदी और बौद्ध का अध्ययन किया और धर्म तथा आर्थिक घटनाओं के बीच संबंध दर्शाने का प्रयत्न किया। धर्म संबंधी अपने विचारों का उल्लेख, यानी जो धर्म के बारे में उन्होंने जो विचारों को उल्लेख किया है, उनकी पुस्तक है प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में किया है। आपका मत है कि आधुनिक पूंजीवाद का प्रारंभ यूरोप में प्रोटेस्टेंट धर्म के कारण हुआ। क्यों? उसमें कुछ ऐसे आधार हैं जो पूंजीवादी व्यवस्था को जन्म देने में सहायक हैं, जैसे कर्म ही पूजा है, एक पैसा बचाना, एक पैसा कमाना, अधिक अवकाश ना लेना, शराब पीकर काम पर ना जाना, ब्याज वसूलना आदि। अन्य धर्मों में इनका अभाव होने के कारण वे आधुनिक पूंजीवाद को जन्म नहीं दे सके। धन्यवाद।